गुड इवनिंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करेंगे ईवीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो आप लोग इसे देखें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, जिससे उन लोगों का भी भला हो सके। 21 जनवरी को हमारा आगामी यूपी टेट पेपर है। इसमें आप लोगों के लिए यह प्रैक्टिस सेट अति महत्वपूर्ण साबित होगा और अन्य परीक्षाओं में जैसे यूपी लेखपाल, इसमें भी यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। तो आप लोग इसे देखना ना भूलें। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन पेपर का सीरीज, इसमें हमने 100 क्वेश्चन रखे हैं जो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन इसमें हमारा कौन सा हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन इसमें वन लाइनर क्वेश्चन हमारे हैं। तो क्या है, कुछ हमारा है पर्यावरण की प्रमुख कितने घटक होते हैं। तो पर्यावरण के प्रमुख घटक कितने होते हैं। तो इसमें है भौतिक या अजैविक घटक, फिर है जैविक संघटक और ऊर्जा संघटक। ये पर्यावरण के प्रमुख घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मक में भूमिका किस प्रकार की थी। तो आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में किस प्रकार की मतलब भूमिका किस प्रकार की थी। तो इसमें पाता दाता की क्या थी। तो इसमें इनकी भूमिका थी पाता दाता की, मतलब प्राप्त करना और देना। ठीक है, ये इनकी भूमिका हो जाती थी आदि मानव की। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। तो कौन सा पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है मानव। तो ये है प्रौद्योगिकी मानव। ठीक है, कार्य करने वाला मानव। ठीक है, प्रौद्योगिकी मानव मतलब जो कार्य करता है वो मानव। ठीक है, जो पर्यावरण को विध्वंस कर रहा है, जो पर्यावरण को काट कर, ठीक है, उसमें मतलब खेती कर रहा है या मतलब काट के खेती करता है, उसको छोड़ देता है फिर खेती करता है, जैसे झूमिंग कृषि। ठीक है, तो इसमें ये प्रौद्योगिकी मानव आता है। अगला है कौन सी विधा ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया है। तो इसमें पशुपालन है। ठीक है, पशुपालन काल के मानव ने सामूहिक जीवन प्रदान किया हुआ है। ओके, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है। तो खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी हो जाएगी। झूम कृषि। ठीक है, झूम कृषि क्या होती है। तो एक स्थान के पेड़ काट कर वहाँ पर खेती करना, और जब वहाँ की उपजाऊ भूमि समाप्त हो जाए तो उसके बाद वहाँ की कृषि छोड़कर दूसरी भूमि पर मतलब पेड़ काट कर वहाँ पर कृषि करना, ये झूम कृषि कहलाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि कहाँ पर प्रचलित है। तो कहाँ पर प्रचलित है, ये क्या है, दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वो एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है, ये पूर्वोत्तर भारत में ये खेती अभी भी की जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्रदान की गई है। तो मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्रदान की गई है। तो ये की गई है फ्रेडरिक रेटजल को। ठीक है, फ्रेडरिक रेटजल को ये मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा प्रदान की गई है। अगला देख लेते हैं। अगला है मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता कितनी होती है। तो ये 25 डिग्री सेल्सियस और तापमान 60 डिग्री आर्द्रता होती है। ठीक है, 60% आर्द्रता उत्तम होती है। क्या होती है, सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता कितनी होती है। तो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 60% आर्द्रता उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। कहाँ हुई, तो सर्वप्रथम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। अगला क्वेश्चन है पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ। तो पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ। तो ये प्रारंभ हुआ औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से। ओके, अगला क्वेश्चन है अपक्षय कैसी प्रक्रिया है। तो अपक्षय कैसी प्रक्रिया है, यह एक भूमिकीय प्रक्रिया है। अपक्षय यह एक भूमिकीय प्रक्रिया है। कैसे, जैसे भूमि की प्रक्रिया कैसे हो जाती है, जैसे पानी वर्षा और वहाँ की मृदा कटकर दूसरी जगह पर चली जाना, यह अपक्षय प्रक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक कब मनाया गया। तो ये 1965 से 1974 में मनाया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक कब मनाया गया। तो 1965 से 1974 में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है ओजोन स्तर के
चरण का पता सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था? ओजोन स्तर के चरण का पता सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था? तो ये पता लगाया गया था जोसेफ फॉरमैन के द्वारा। ठीक है, जोसेफ फॉरमैन के द्वारा इसका पता लगाया गया 1985 में इंग्लैंड में। कहाँ? तो जोसेफ फॉरमैन द्वारा 1985 में इंग्लैंड में इसका पता लगाया गया इसका। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही कौन सा है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा सबसे प्रमुख विध्वंसक यौगिक माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? तो भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का सर्वाधिक प्रभावित शहर कौन सा है? तो ये बुल्किन। ठीक है, क्या है? बुल्किन है। ये USA अमेरिका में बुल्किन शहर जो है ये सबसे ज़्यादा भूमिगत जल के दोहन के कारण ये प्रभावित हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है मेघविजन में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? मेघविजन में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन के यौगिक का प्रयोग किया जाता है। किसमें? मेघविजन में। ठीक है, मेघविजन में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन के यौगिक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने स्थान पर शैलों तथा रेगोलिथ आवरण प्रशस्तर के विघटन तथा वियोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे अपक्षय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। ठीक है, जैसे मृदा के संस्तर होते हैं, ठीक है, बरसात के कारण जब उनके ऊपर नालियाँ बन जाती हैं, ठीक है, नालियाँ, ठीक है, तो उनकी मृदा जो है वो कट कर कहीं दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो उसे अपक्षय कहते हैं। ठीक है, यही इसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाता है हिमालय के सहारे बजे तथा फैले हुए भारतीय नगरों में भूविवाह तथा एवं भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या है? तो इसमें एक प्रमुख कारण क्या होता है? मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पहाड़ी ढाल के ऊपर भाग में समय स्थिति की दशा की विक्षुब्धता एवं ढाल विनाश। ठीक है, ये इसका प्रमुख कारण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? तो ये नदी है टेनेसी नदी। ठीक है, टेनेसी नदी को दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक कहा जाता है। इस नदी को कौन सी नदी है? तो ये टेनेसी नदी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत की दामोदर नदी परियोजना किस नदी परियोजना की अनुकृति है? तो ये किस नदी की अनुकृति है? तो ये पेपर में पूछा ही जाएगा। किस में पूछा जाएगा? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? तो ये यूपी लेखपाल के लिए। ठीक है, यूपी लेखपाल के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट साबित होगा। क्या है? दामोदर नदी परियोजना किस नदी परियोजना की अनुकृति है भारत में? तो ये टेनेसी नदी की। ठीक है, टेनेसी नदी 1940 में USA की ये अनुकृति हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली दो नदियां कौन सी हैं? तो विश्व की सबसे ज़्यादा अवसाद परिवहन करने वाली दो नदियां कौन सी हैं? तो क्रमशः येलो जो चीन में है और गंगा नदी, ये दोनों जो हैं येलो जो चीन में है एवं गंगा नदी, ये अवसाद का परिवहन करने वाली प्रमुख दो नदियां हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड क्या है? उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहा जाता है? तो ये गंगा नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहा जाता है? तो ये गंगा नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मिस्र किसकी देन है? तो मिस्र किसकी देन है ये आपको बताना है। तो मिस्र किसकी देन है? तो मिस्र नील नदी की देन है। मिस्र किसकी देन है? तो ये नील नदी की देन है। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। किसको कहता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अगला देख लेते हैं किस नदी को बिहार का शोक की उपमा दी गई है? तो किस नदी को बिहार का शोक की उपमा दी गई है? तो ये दी गई है कोसी नदी को। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक की उपमा दी गई है। ओके, बिहार का शोक किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है कोसी नदी को। भोपाल गैस त्रासदी कब और किसके कारण हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी किसके कारण हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी
3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसे शॉर्ट फॉर्म में मिक बोलते हैं, गैस के रिसाव के कारण हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब और किस देश में हुई थी? चेरनोबिल दुर्घटना, परमाणु दुर्घटना कब और किस देश में हुई थी? तो ये 22 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल में हुई थी। 22 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल स्थान में ये घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, थ्री माइल आइलैंड दुर्घटना क्या है? तो 3 माइल आइलैंड दुर्घटना ये क्या कहलाती है? तो यह यूएसए के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना है, जो 28 मार्च 1979 पेंसिल्वेनिया में 3 माइल परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र पर हुई थी। ठीक है, तो कहाँ हुई थी ये यूएसए की घटना है, 28 मार्च 1979 में हुई थी, और इसमें पेंसिल्वेनिया में ये 3 माइल परमाणु ऊर्जा केंद्र में यह घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो ये धारणीय एवं स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो ये ब्रंटलैंड, क्या है? ब्रंटलैंड 1987, ये इसके प्रतिपादक थे। अगला है, स्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? स्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया जोहान्सबर्ग में। ठीक है, जोहान्सबर्ग में 2002 में, जोहान्सबर्ग में 2002 में ये किया गया। क्या है? स्थायी विकास एवं निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया जोहान्सबर्ग 2002 में। ओके, अगला देख लेते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। अगले सेशन में हम आप लोगों को अन्य 30 क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ये एक हमारा सेशन जो है 100 क्वेश्चन का सीरीज, ये आपको 3 पार्ट में मिलेगा। ठीक है, 3 पार्ट में आप लोगों को ये मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको EVS और अन्य महत्वपूर्ण सीरीज हैं जो आपको मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।